हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। आज है 20 सितंबर। डीएनडी न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो सबसे पहला न्यूज़ देखते हैं। एजीआर मामले में सुप्रीम कोर्ट से दूरसंचार कंपनियों को झटका। भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया की याचिका खारिज। तो देखिए, एजीआर का फुल फॉर्म होता है एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू। ठीक है। तो क्या था मामला कि एजीआर को लेकर याचिका दायर की गई थी, वो भी क्यूरेटिव पिटीशन। ठीक है। इस आदेश में दूरसंचार विभाग को एजीआर की गणना में सभी गैर दूरसंचार राजस्व शामिल करने की अनुमति दी गई है। तो देखिए, एक तो होता है दूरसंचार राजस्व, मतलब कि अगर आपने कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए जो रेवेन्यू जनरेट किया है उस पर तो टैक्स लगता ही है। गैर दूरसंचार राजस्व का मतलब हुआ कि जैसे कंपनी ने अपना बिल्डिंग बनाया, उसको रेंट पर दे दिया, ठीक है, या एडवर्टाइजमेंट से जो पैसे कमाए, ये सब क्या है, गैर दूर संचार राजस्व में शामिल होता है। तो ये मामला काफी लंबे समय तक चल रहा है। तो एजीआर मामले पर कुछ राहत पाने की दूरसंचार कंपनी की आखिरी उम्मीद भी क्या हो गई है, अब खत्म हो गई है। उच्चतम न्यायालय ने एजीआर रकम की समीक्षा और इसकी गणना के लिए दूरसंचार कंपनियों, खासकर भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया की उपचारात्मक याचिका, मतलब क्यूरेटिव पिटीशन को खारिज कर दिया है। न्यायालय ने 2019 में अपने एक आदेश में इन कंपनियों को एजीआर के मद में बकाया रकम का भुगतान करने का आदेश दिया था। तो इसी के विरुद्ध में क्यूरेटिव पिटीशन डाला गया था। इस आदेश में दूरसंचार विभाग को एजीआर की गणना में सभी गैर दूरसंचार राजस्व शामिल करने की अनुमति दी गई थी। तो एजीआर के मामले में जो कुल बकाया राशि है वो 1.43 लाख करोड़ रुपए है। ठीक है। इस रकम में लगभग 75% हिस्सा किसी का है, इंटरेस्ट का। उसके बाद जो इन पर जुर्माना लगाया गया है और जुर्माने पर जो टैक्स बन रहा है, इंटरेस्ट बन रहा है, वो इसमें शामिल होगा। ठीक है। अब देखिए, क्यूरेटिव पिटीशन के बारे में जान लीजिए। तो देखिए, ये एक मामला था रूपा अशोक खुर्रा वर्सेस अशोक खुर्रा। ये 2002 का केस था। उसी में सबसे पहले क्यूरेटिव पिटीशन दायर की गई थी। ये बेसिकली एक अति विशेष मामले में दायर की जाती है जब ऐसा लगता है कि न्यायालय ने न्याय करने में गंभीर त्रुटि होने की शिकायत है। ठीक है। तो फिर आप क्यूरेटिव पिटीशन दायर करते हैं और सर्वोच्च न्यायालय अपने ही सुनाए गए जजमेंट पर विचार करती है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है, देश में ईवी के लिए बनेंगे 74,300 चार्जिंग सेंटर, सरकार ने दिए दिशा निर्देश। तो चार्ज पॉइंट ऑपरेटर विद्युत अधिनियम 2020 में तय की गई समय सीमा के तहत कनेक्शन के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो सरकार ने ईवी को बढ़ावा देने के लिए, मतलब इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए क्या किया है कि देश भर में चार्जिंग स्टेशन की बुनियादी ढांचे के विकास के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिया है। इससे पहले सरकार ने पीएम ई ड्राइव योजना लागू की है। ठीक है। पीएम ई ड्राइव योजना का फुल फॉर्म क्या है कि इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवॉल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट। तो जब इसको लागू कर दिया गया तो यह आवश्यक हो गया था कि पूरे देश में चार्जिंग स्टेशन की बुनियादी ढांचा का विकास किया जाए। तो विद्युत मंत्रालय ने अपना जो दिशा निर्देश जारी किया है उसमें यह कहा है कि सरकार और निजी कंपनियों के बीच में नए राजस्व साझाकरण मॉडल अपनाया जाएगा। ठीक है। तो जो सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन लगेंगे उसको पीपीपी मॉडल पर आधारित किया जा रहा है। ठीक है। तो पीपीपी मॉडल आधारित होने से जो आर्थिक व्यवहार्यता होती है, जो फाइनेंशियल का इशू होता है, वो खत्म हो जाता है, कम हो जाता है। इसमें आगे यह कहा गया कि 2030 तक शहरी इलाकों में एक ग्रिड के 1 किलोमीटर के दायरे में कम से कम एक चार्जिंग स्टेशन
अवश्य होगा। राज्य मार्गों के किनारे हर 20 किलोमीटर पर एक समान इलेक्ट्रिक वाहन के लिए चार्जिंग स्टेशन लगाया जाएगा, जबकि 100 किलोमीटर पर बस, ट्रक जैसे भारी वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन अनिवार्य किया गया है। इसके साथ ही जो चार्जिंग स्टेशन होगा वहां ग्राहकों की सुविधा और सुरक्षा के लिए शौचालय की व्यवस्था की जाएगी, पेयजल की व्यवस्था की जाएगी और निगरानी तंत्र के लिए कैमरे लगाए जाएंगे। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं। तो देखिए एक छोटा सा न्यूज है। S&P एक रेटिंग एजेंसी है, उसने कहा है कि भारत 2030-31 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। तो रेटिंग एजेंसी का कहना है कि चालू वित्त वर्ष में भारत की अर्थव्यवस्था 6.7% की दर से आगे बढ़ रही है। तो अगर इसको जारी रखती है सरकार तो भारत 2030-31 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। तो देखिए एक न्यूज और जो है इस पर हमने पहले भी चर्चा किया था। जीडीपी बेस ईयर में का रिवीजन हो रहा है, ठीक है, और ऐसा माना जा रहा है कि यह बदल के 2022-23 हो जाएगा। ठीक है, अभी जो 2011-12 बेस ईयर है उसको चेंज करके 2022-23 करने का विचार रखा जा रहा है। ठीक है, तो इसके लिए विश्वनाथ गोल्डर की अध्यक्षता में 26 सदस्यीय सलाहकार टीम कार्य कर रही है और इस काम को पूरा करने का उनका समय जो है 2026 के शुरुआत तक है। और मालूम है कि व्हाइट रिवॉल्यूशन हुआ था जो दूध के उत्पादन को बढ़ाने के लिए आया था। फिर से अमित शाह जी ने डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए श्वेत क्रांति 2 व्हाइट रिवॉल्यूशन 2 को शुरू किया है। सरकार का लक्ष्य है कि अगले 5 सालों में डेयरी सहकारी समितियों द्वारा दूध की खरीद में 50% की वृद्धि की जाए। ठीक है, देखिए व्हाइट रिवॉल्यूशन 2 में क्या है, भारत के डेयरी सहकारी क्षेत्र को बदलने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को श्वेत क्रांति 2 की शुरुआत की है और इसका उद्देश्य क्या है कि यह महिला किसानों को सशक्त बनाना और रोजगार के अवसर को पैदा करने के लिए यह जो श्वेत क्रांति 2 है एक व्यापक पहल माना जा रहा है। इस कार्यक्रम में 4 प्रमुख क्षेत्र को चिन्हित किया गया है। तो ये 4 क्षेत्र कौन से हैं? महिला किसानों को सशक्त बनाना, स्थानीय दूध उत्पादन को बढ़ाना, डेयरी बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और चौथा है डेयरी निर्यात को बढ़ावा देना। ठीक है, तो वीमेन एम्पावरमेंट हो गया। ठीक है, स्थानीय दूध के उत्पादन को बढ़ाना है, डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करना है, मजबूत करना है और डेयरी जो प्रोडक्ट है उसके एक्सपोर्ट को भी बढ़ाना है। इसको लागू करते समय मंत्री जी ने और भी कुछ शुरुआत की है, वो क्या है वो भी देख लीजिए। तो डेयरी किसानों के लिए देश भर में रुपे किसान क्रेडिट कार्ड शुरू किया गया है। तो जो डेयरी से संबंधित किसान हैं उनके लिए रुपे किसान क्रेडिट कार्ड शुरू की गई है। ठीक, इसके साथ ही डेयरी सहकारी समितियों में सूक्ष्म एटीएम की स्थापना की जाएगी, मतलब माइक्रो एटीएम की स्थापना की जानी है। ठीक है, इसके साथ ही 67,930 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के लिए कंप्यूटरकृत SOP जारी किया गया है। तो जो प्राथमिक कृषि ऋण समितियां हैं उनका कंप्यूटराइजेशन करना है, उसके लिए SOP जारी किया गया। साथ ही सहकारी मंत्री ने यह भी कहा कि गुजरात में एक मॉडल सफल हुआ है, सहकारी समितियों के बीच सहयोग पहल, और इसको अब ये चाहते हैं कि इसे राष्ट्रव्यापी विस्तार दिया जाए, मतलब नेशनल लेवल पर इसे लागू किया जाए। इस कार्यक्रम के तहत डेयरी किसानों को रुपे किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ब्याज मुक्त नगद ऋण प्रदान किया जाएगा। साथ में डेयरी सहकारी समितियों को सूक्ष्म ATM दिए जाएंगे जिससे किसानों के दरवाजे बैंकिंग सेवा के पहुंच तक हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो न्यूज है वो साइंस टेक से है। नासा ने मंगल ग्रह पर मकड़ियों जैसे रहस्यमयी ढांचों को लेकर हासिल की
बड़ी कामयाबी और वैज्ञानिक इससे उत्साहित हैं। तो नासा ने मंगल की रहस्यमयी मकड़ियों के ढांचे को धरती पर दोबारा बना लिया है। इसे प्रयोगशाला में बनाया गया है। अभी देखिए, तो ये देखिए मंगल पर मकड़ी के जैसे स्ट्रक्चर आप यहाँ देख पाएंगे, ठीक है। इसी को लैब में बनाया गया है। इस भू आकृति को एरेनिफॉर्म टेरेन कहा गया है, ठीक है। जो ये स्ट्रक्चर है इसका नाम क्या है? एरेनिफॉर्म टेरेन, ठीक है। और इसे ही हम मंगल की मकड़ियों का नाम भी देते हैं। रचना में कई दरारें होती है, ठीक है। ये देखिए ये सब दरार हैं और इसमें सैकड़ों रेखाएं भी होती है। ये ढांचे 3300 फीट तक फैले हो सकते हैं, ठीक है। और अंतरिक्ष से देखने पर ऐसा लगता है मानो सैकड़ों मकड़ियां मंगल की सतह पर दौड़ रही हैं। तो सबसे पहले इसे कब देखा गया था? तो 2003 में मंगल ग्रह पर एक मिशन गया था, ऑर्बिटर्स, ठीक है। उसने ही सबसे पहले इस मकड़ी वाले स्ट्रक्चर को देखा था और उस समय से यह एक रहस्य बना हुआ था। बाद में यह पता किया गया कि यह स्ट्रक्चर बनता कैसे है। तो मंगल की सतह पर मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड की बर्फ अचानक गैस में परिवर्तित हो जाती है, तब इस तरीके का स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। हाल ही में प्रकाशित एक अध्ययन में वैज्ञानिकों ने इस प्रक्रिया को प्रयोगशाला में छोटे पैमाने पर दोहराया था, ठीक है। तो नासा की जेट प्रोपल्सन लैब की वैज्ञानिक लॉरेन मैककियोन ने इस प्रयोग को दोहराया था और 5 साल तक कोशिश करने के बाद अंततः उन्हें सफलता मिली। इस अध्ययन के तहत मंगल की मिट्टी का सिमुलेशन किया गया, ठीक है, और उसे CO2 की बर्फ से ढक दिया गया। फिर उसे एक लैंप से गर्म किया गया ताकि सूरज की गर्मी का प्रभाव दोहराया जा सके। कई प्रयासों के बाद सही परिस्थितियां मिलने और बर्फ में दरारें पड़ने लगी। तो जब कंडीशन अनुकूल हो गया, कंड्यूसिव हो गया, तब क्या हो गई? उस बर्फ में दरारें पड़ने लगी और अंततः CO2 पूरी तरह से गायब हो गया और एक मंगल की मकड़ी का निर्माण हुआ। तो हमने ऊपर देखा था कि कैसे जो मंगल के सतह पर जो ये मकड़ी जैसा स्ट्रक्चर है वो कैसे बना है। तो CO2 जो है परिवर्तित हो जाता है गैस में, तब ऐसे मंगल पर मकड़ी का स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। तो इसी को प्रयोगशाला में भी बनाया गया। दूसरा जो एक बात है, कीफर मॉडल, इस पर काम हो रहा है। इसमें भी कई फाइंडिंग सामने आए हैं। इसमें पता चला है कि जमीन के अंदर भी बर्फ बनते हैं जिससे वह फट सकते हैं। इससे मकड़ियों के पैरों के जो जिगजो आकार है उसके रहस्य का खुलासा हो सकता है। तो मकड़ियों का पैर आपने देखा होगा, वो किस स्ट्रक्चर में होता है? जिगजैग, ठीक है। तो ये जिगजैग स्ट्रक्चर का पता लग सकता है। ऐसा इनका मानना है कि जमीन के अंदर भी बर्फ बनते हैं CO2 के और वो अचानक से फट सकते हैं, तब ऐसा जो है पैर में, मकड़ियों के पैरों में जिगजैग आकार बनता है। नेक्स्ट जो न्यूज है, एनिमेशन सेक्टर AVGC XR के लिए बनेगा राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी, ठीक है। और इसमें जो है फिक्की और CII, उद्योग मंडल फिक्की और भारतीय उद्योग परिसंघ CII इस सृजनात्मक संस्था की स्थापना में सरकार के साथ भागीदारी करेंगे। तो AVGC XR है क्या, पहले वो देख लीजिए और इसका उपयोग कहाँ कहाँ हो रहा है। तो A से हो गया एनिमेशन, V से विजुअल इफेक्ट, G से गेमिंग, C से कॉमिक्स और XR से एक्सटेंडेड रियलिटी, ठीक है। तो ये जो AVGC XR है यह राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा, ठीक है। और इसमें सरकार का सहयोग कौन कर रहा है? तो फिक्की और
भारतीय उद्योग परिसंघ CII, ठीक है। यह भारत को अत्याधुनिक मीडिया एवं मनोरंजन सामग्री मुहैया कराने और वैश्विक केंद्र के तौर पर स्थापित करने में मदद करेगा। और इसकी स्थापना कहाँ की जा रही है? तो सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इसकी स्थापना मुंबई में की जाएगी और इसकी स्थापना कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत की जाएगी, ठीक है। AVGC XR क्षेत्र आज मीडिया और मनोरंजन जगत में पूरे परिदृश्य में अपरिहार्य बन गया है। इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? तो फिल्म मेकिंग में, OTT प्लेटफॉर्म पे, गेमिंग में, एडवर्टाइजमेंट में, हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर जैसे सामाजिक क्षेत्र में भी यह काम कर रहा है, ठीक है। और जो राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र बनाए जा रहे हैं, स्थापित किए जाएंगे, उसका लाभ क्या है? तो जो शौकिया, जो नोविस हैं या पेशेवर हैं, दोनों लोगों को अत्याधुनिक तकनीकों में नवीनतम कौशल से लैस करने के लिए विशेष प्रशिक्षण सह शिक्षण कार्यक्रम प्रदान करेगा, ठीक है। तो जो न्यू स्किल डेवलपमेंट है उसमें ये फायदा पहुंचाएगा। यह AVGC XR से संबंधित शोध एवं विकास मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट को भी बढ़ावा देगा। राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र घरेलू खपत एवं वैश्विक पहुंच दोनों के लिए भारत के बौद्धिक संपदा को सृजित करेगा। संपदा कहने का मतलब है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को ये बिल्ड करेगा, सृजित करेगा। इससे भारत की समृद्ध ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत पर आधारित सामग्री का भी निर्माण हो सकेगा, ठीक। तो ये ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट जो न्यूज है, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी में पहली बार मनाया गया नेपाल का राष्ट्रीय दिवस, ठीक है। तो सार्क, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, और ये यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? नई दिल्ली में। तो वहाँ पर क्या मनाया गया है? नेपाल का राष्ट्रीय दिवस। तो बस ये ध्यान रखिए कि जो सार्क यूनिवर्सिटी है वो कहाँ पे है? नई दिल्ली में। अब ये देखिए, एक यूपी से खबर आ रही है कि योगी जी ने फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया है। और ये रेस्टोरेंट कहाँ बना है? तो रामगढ़ ताल में एक फ्लोटिंग रेस्टोरेंट बना है। और रामगढ़ ताल है कहाँ? तो वो है गोरखपुर में, ठीक। और ऐसा बताया गया है कि 9600 वर्ग फुट में यह फ्लोटिंग रेस्टोरेंट बना है और यह 3 मंजिला रेस्टोरेंट है जिसमें एक बार में 150 लोग भोजन कर सकते हैं। तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिलिस्तीन ने लाया था एक प्रस्ताव और भारत उसमें मतदान करने में अनुपस्थित रहा है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में उस प्रस्ताव पर मतदान में हिस्सा नहीं लिया जिसमें इजराइल से 1 साल के भीतर कब्जे जाने वाले फिलिस्तीनी क्षेत्र में उसकी अवैध उपस्थिति समाप्त करने की मांग की गई थी। तो भारत ने इसमें क्या किया? मतदान नहीं किया है। 193 सदस्यीय महासभा पक्ष में 124 देशों ने वोट किया, विरोध में 14 देशों ने और भारत समेत 43 देशों ने मतदान में भाग ही नहीं लिया। तो भारत तो आपको पता ही है यही सब करता है। भारत ने क्या कहा? तो भारत ने जोर दिया है बातचीत और कूटनीति पर और उसने कहा है कि विभाजन को बढ़ाने के बजाय हम सेतु बनाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। एक जो न्यूज है, विश्व प्रसिद्ध भारतीय संत है नीम करौली बाबा जी हैं। तो उन्होंने जो शिक्षाएं दी है उसको संकलित करके एक बुक लिखा गया है, उसका नाम है महाराज जी इक्वल टू लव, ठीक है। और इसको लिखा किसने है? तो भक्त हैं उनके एक हनुमान दास, ठीक है। ये पेशे से पत्रकार हैं, लोकल पत्रकार, उन्होंने ही इसको लिखा है। और नीम करौली बाबा का आपको धाम पता ही होगा, ये है कैंची धाम, ठीक है। तो ये देख लीजिए, यही है नीम करौली बाबा। अब है MTV अवार्ड शो हुआ है, उसमें द बियर्स ने बहुत सारे पुरस्कार जीते हैं, ठीक है।
तो आइए उसको देख लेते हैं कि कौन सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है, कौन सह अभिनेता का, कौन सह अभिनेत्री का। ठीक, तो देखते हैं। तो द बियर्स सीरीज ने 4 पुरस्कार जीते हैं। ठीक है, तो एक्टर है जेरेमी एलेक्स वाइट, ये लगातार दूसरे साल सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता का पुरस्कार इन्होंने जीता है। एबॉन मॉस बाचराच, ये सर्वश्रेष्ठ हास्य सह अभिनेत्री का पुरस्कार दोबारा जीत गई हैं। लीजा कोलोन जायस, ये सर्वश्रेष्ठ हास्य सह अभिनेत्री का एमी पुरस्कार जीतने में सफल रही हैं। द बियर के निर्माता है क्रिस्टोफर स्टोरर, और यही क्या है, निर्देशक भी। तो ये सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीतने में सफल रहे। उसके बाद एक सीरीज है हैक्स, जिसमें काम करती है जीन स्मार्ट। ठीक, तो ये सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेत्री का पुरस्कार जीती हैं। क्राउन सीरीज आप लोगों को पता होगा, इसका 6ठा और अंतिम सीजन आ गया है। उसमें जिन्होंने प्रिंसेस डायना का किरदार निभाया है, एलिजाबेथ डेबिकी, उसने ड्रामा सीरीज में सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है। नेटफ्लिक्स के ब्रिटिश कार्यक्रम बेबी रिंडीर ने सीमित श्रृंखला श्रेणी में बड़े पुरस्कार अपने नाम किए हैं। ठीक, अब ये एक न्यूज देखिए, बेलाट्रिक्स एरोस्पेस इसरो के साथ मिलकर आगे बढ़ रहा है। तो बेलाट्रिक्स क्या है, अंतरिक्ष सेक्टर का एक स्टार्टअप है। ठीक है, और इस स्टार्टअप का मुख्य उद्देश्य क्या है कि यह थ्रस्ट का निर्माण करता है। थ्रस्ट होता क्या है, ये ऐसे उपकरण हैं जो उपग्रहों को उड़ान भरने में मदद करते हैं। तो जो सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं हम, उसमें ये मदद करते हैं। मुख्य रूप से उन्हें अपने कक्षीय पथ पर बने रहने में मदद करते हैं। तो जो सैटेलाइट अपने कक्ष में घूमता रहता है एक्सिस पर, वहां पर उनको घूमने में यह क्या करता है, मदद करता है। बेलाट्रिक्स ने क्या किया है कि उन्होंने एक अपना नया उत्पाद बनाया है, न्यू प्रोडक्ट, नैनो थ्रस्ट। ठीक है, ये दुनिया के सबसे छोटे थ्रस्ट हैं, जिसका आकार 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर से भी कम है, और ये नैनो सैटेलाइट के लिए सहयोग करेंगे। तो ये जो नैनो थ्रस्ट है वो कहाँ काम करेगा, नैनो सैटेलाइट के लिए। ठीक है, नैनो थ्रस्ट छोटे चिप होते हैं जिसका आकार 1 रुपए के सिक्के से भी छोटा होता है। ठीक है, इनका आकार कितना है, 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर से कम। कंपनी अपने थ्रस्ट और इंजनों के लिए उत्सर्जन मुक्त हरित ईंधन मतलब ग्रीन फ्यूल पर भी काम कर रही है। नेक्स्ट न्यूज देखिए, यूपी में 20 गांवों ने दशकों पहले अपनी प्यारी नदी का नाम क्या है, सकरनी नदी। ठीक, तो ये क्या हो गई थी, विलुप्त हो गई थी, उसको पुनर्जीवित कर दिया है। तो इसमें जो स्थानीय पर्यावरणविद हैं और जो प्रतापगढ़ के अधिकारी हैं, एक्चुअली सकरनी रिवर कहाँ बहती है, प्रतापगढ़ में, यूपी के प्रतापगढ़ में, और इसकी लंबाई कितनी है, 28 किलोमीटर लंबी नदी है, उसको पुनर्जीवित कर दिया गया है। इसके लिए स्थानीय निवासियों का सहयोग लिया गया, 30,000 लोगों ने इसमें भागीदारी दी, और इसमें फंड कहाँ से बना है, तो मनरेगा फंड का उपयोग किया गया है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले जो पर्यावरणविद और अधिकारी थे वो कहाँ गए, सिंचाई विभाग, और वहां से उन्होंने मानचित्र को खंगाला और फिर उन्होंने सकरनी नदी को जिंदा किया है। यह नदी 20 गांवों से होकर बहती है, और वहां की एक नदी है सई नदी, उसी की यह मौसमी रूप से सहायक नदी है। मौसमी रूप से सहायक नदी मतलब बरसात के मौसम में ही यह नदी दिखाई पड़ती है, मतलब इस नदी में जल का प्रवाह बरसात के मौसम में ही होता है। तो ये न्यूज देखिए, वो है जीका वायरस से संबंधित। भारत में जीका वायरस का प्रकोप फिर से बढ़ गया है, और यह वायरस शिशुओं के मस्तिष्क को क्षति पहुंचाता है।
तो आइए देखते हैं, इसके लिए ट्रायल शुरू हो रहा है, किया जा रहा है ह्यूमन ट्रायल। आईसीएमआर और हैदराबाद स्थित इंडियन इम्यूनोलॉजिकल इंस्टीट्यूट वेक्टर जनित बीमारी के लिए वैक्सीन विकसित करने के लिए हाथ मिलाया है। ठीक, इस साल अब तक जीका वायरस से 600 लोग प्रभावित हो चुके हैं। तो देखिए, जो ह्यूमन ट्रायल होगा उसके प्रथम चरण में क्या किया जा रहा है, किस तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो ये है कोडॉन डीऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, तो कोडॉन डीऑप्टिमाइजेशन तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है और परीक्षण के लिए वायरस में संशोधन किया जाएगा। यह बिना किसी को नुकसान पहुंचाए प्राकृतिक संक्रमण की नकल करता है। ठीक है, रिप्लिकेट कर जाता है। और आईसीएमआर से जुड़े 4 जो क्लिनिक है वो इसका परीक्षण कर रहे हैं। ठीक है, अब जान लेते हैं जीका वायरस के। तो देखिए, जीका वायरस जो है वो है एडिज एजिप्टाई फैमिली से। ठीक, और जीका वायरस एडिज मच्छर के द्वारा फैलता है। इसके कारण क्या क्या होता है, तो यह रोग गर्भावस्था के दौरान हो सकता है, यौन संपर्क से हो सकता है, सेक्स के दौरान, रक्त आधान मतलब रक्त इन्फ्यूजन होगा, ब्लड इन्फ्यूजन ट्रांसफर किया जाएगा तब हो सकता है, और अंग प्रत्यारोपण, ठीक है, के माध्यम से भ्रूण में फैल सकता है। ठीक, जीका वायरस मुख्यतः कहाँ पाया जाता है, तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र मतलब ट्रॉपिकल रीजन और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र मतलब सब ट्रॉपिकल रीजन में एडीज प्रजाति के संक्रमित मच्छर द्वारा यह फैलता है। ठीक है, तो ये मच्छर डेंगू के भी वाहक हैं, चिकनगुनिया के भी और येलो फीवर के भी। तो सामान्यतः जीका वायरस से जो बीमारियां होती है वो आमतौर पर ज़्यादा खतरनाक नहीं होती, लेकिन कुछ जो है विशिष्ट केस में, स्पेशल केसेज में क्या हो सकता है कि जैसे गर्भावस्था के दौरान संक्रमण होने पर यह अधिक गंभीर हो जाती है, क्योंकि इससे बच्चों में क्या होता है, माइक्रोसेफलिस हो जाता है। माइक्रोसेफलिस में क्या होता है कि बच्चे का जो दिमाग होता है, सर जो होता है वो छोटा हो जाता है। ठीक है, और अन्य जन्मजात विकार भी पैदा हो सकते हैं, समय से पहले जन्म भी हो सकता है, और गर्भपात मतलब जो भ्रूण होता है वो नष्ट हो सकता है। इसके अलावा कुछ मामलों में जीका वायरस से गिलियन बेरे सिंड्रोम भी हो सकता है। ठीक है, अब ये क्या है कि ये नर्व सिस्टम को हिट करता है। ठीक है, नर्व सिस्टम से संबंधित बीमारी है। ये तब होता है जब आपका इम्यून सिस्टम कमजोर होने लगता है। इसमें क्या होता है कि वायरस जो होता है, जो नर्व सिस्टम होता है उसके आउटर सरफेस पर हिट करने लगता है, जिससे आपका इम्यून सिस्टम कमजोर होने लगता है। ठीक है, तो गिलियन बेरे सिंड्रोम क्या है, ये नर्व सिस्टम से संबंधित बीमारी है। तो एक छोटा सा न्यूज है, MQ-9B, ये क्या है, MQ-9B सी गार्जियन ड्रोन है, तो ध्यान रखिएगा। ये देखिए, फुटबॉल में फीफा ने वैश्विक आघात अभियान के लिए WHO से हाथ मिलाया। तो देखिए मामला क्या है, फुटबॉल की नियामक संस्था है फीफा, ठीक है, और WHO ने मस्तिष्क स्वास्थ्य विशेषज्ञों के साथ मिलकर एक वैश्विक मस्तिष्क आघात, जो सर में चोट लग जाता है, उसके लिए जागरूकता पहल शुरू किया है। फीफा के अध्यक्ष कौन है, जियानी इन्फेंटिनो। उन्होंने कहा कि मस्तिष्क की चोट के लक्षण को जानकर जोखिमों को कम किया जा सकता है, ठीक है, तथा चोट का सही तरीके से इलाज किया जा सकता है। आप खिलाड़ियों की सुरक्षा को सर्वोपरि रख सकते हैं। और जो WHO के महानिदेशक हैं वो कौन है, टेड्रोस एडनॉम गैब्रियेसस, ठीक है, तो टेड्रोस एडनॉम गैब्रियेसस, इन्होंने कहा कि खेल के सभी स्तरों पर मस्तिष्क आघात, जो सर में चोट है, के बारे में अधिक जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है। तो फिर हम नेक्स्ट DND न्यूज में मिलेंगे।
तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और नोटिफिकेशन पाइए। धन्यवाद।